दोस्तों, माय नेम इज़ प्रियंका शर्मा और आप सब लोग कैसे हो। अच्छे रहो, स्वस्थ रहो। और गर्ल्स, कोई भी डिसीजन लेना सोच समझ के लेना। आपका एक सही डिसीजन आपकी ज़िंदगी सुधार सकता है और एक गलत डिसीजन आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से स्पॉइल कर सकता है। गाइज, आप लोगों को पता है, किसी भी लेडीज़ के ऊपर कोई भी चीज़ होती है, मैं उस चीज़ के ऊपर बोलती हूँ। अभी तक तो न्यूज़ में जो चीज़ें हाईलाइट होती हैं, जैसे श्रद्धा, रबिका, इनके केस हुए, मैंने उनके ऊपर बोला। इरफान खान ने एक अपनी हिंदू लड़की को प्यार के झांसे में लिया, फिर उसका अश्लील वीडियो बनाया, उसको वायरल किया और उस लड़की ने बदनामी के डर से भाई फांसी लगा ली। लेकिन दोस्तों, आज मेरे आँखों के सामने ऐसी घटना हुई है ना, जो मैं बयां भी नहीं कर सकती। रियली मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं और मैं आगे क्या करूंगी। मेरे से जितना होगा उतना मैं करूंगी। पर पहले दोस्तों, मैं आपको सारी बातें बताना चाहूँगी और मुझे आज आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपका सपोर्ट ही उस लड़की को न्याय दिला सकता है। अपन आवाज़ उठाएंगे तभी उस लड़की को न्याय मिलेगा, नहीं तो दोस्तों उस लड़की को न्याय नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात दोस्तों, मैं ये बोलना चाहूँगी कि वो 4 बहन भाई हैं, जिसमें से वो 3 बहनें हैं, एक भाई है, एक उसकी मदर है। उसके फादर 2016 मतलब 2016 स्टार्ट होने से पहले दिसंबर में उसके फादर की डेथ हो गई और घर में सबसे बड़ी वही थी, तो सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पे आ गई। और शायद जो अच्छे इंसान होते हैं ना, और जो दिल से साफ़ होते हैं, जिनके दिल साफ़, जिनके अंदर मैल भरा है और ऊपर से दिखावट करते हैं, ऐसे लोगों का कभी भी ऊपर वाला साथ नहीं देता है। भगवान ने उससे, उनकी फैमिली से, उनके पापा का सहारा छीना, इनकम सोर्स चली गई, तो ऊपर वाले ने उस लड़की को भाई गवर्नमेंट जॉब दे दी। मैं गॉड से सच्ची, भगवान रियली में हैं और वो सुनते भी हैं, और उन्होंने वो गवर्नमेंट जॉब उस बच्ची की लगा दी। तो आज उस लड़की ने अपने बहन भाइयों को पढ़ाया है, 2 बहन भाइयों को पढ़ा लिखा के इस लायक बना दिया है कि वो अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं और वो जॉब कर सकते हैं, और उन दोनों की शादी भी कर दी है। और उसकी एक बहन छोटी है, वो अभी कुंवारी है। गाइज, उनके घर में एक जेनेटिकल डिजीज है, SLE। ध्यान से सुनना दोस्तों, SLE इसकी फुल फॉर्म होती है सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस। ये एक ना ऑटो इम्यून डिजीज होती है और ये 10 लाख लोगों में से 30 लोगों को ये बीमारी होती है। मतलब ये बहुत कम लोगों को होती है और ये बीमारी इतनी जानलेवा है दोस्तों कि अगर उसका ढंग से ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो उसकी जान पे बनाती है। सिर के पूरे बाल उड़ जाते हैं दोस्तों, सर पे एक बाल नहीं होता, औरत हो चाहे आदमी हो, बिल्कुल गंजा हो जाता है। आज वो लड़की गंजी है, उसकी छोटी बहन को भी ये बीमारी है, वो लड़की भी गंजी हो चुकी है। और दोस्तों, इस बीमारी में बाल चले जाएं तो चलो कोई बात नहीं भाई, बिना बालों के भी रह लेंगे, विग लगा लेंगे, ट्रीटमेंट लेके बाल उगवा लेंगे, आजकल बहुत वो हैं। लेकिन अगर इस बीमारी का टाइम टू टाइम पे ढंग से इलाज नहीं चलता है
तो मैंने बोला ऑटो इम्यून बीमारी है तो उसकी इम्यूनिटी पावर नील के बराबर आप समझ लो। तो वो डायरेक्ट अपने हार्ट, लंग्स, किडनी, बॉडी के हर एक पार्ट को वो अफेक्ट करेगी और वो पार्ट आपका डैमेज होता जाएगा। जब आपके लंग्स, हार्ट, किडनी ये सभी चले जाएंगे तो आदमी कैसे जिएगा दोस्तों? नहीं जी पाएगा। और दोस्तों SLE बीमारी वाले पेशेंटों के चेहरे पे अगर एक सूर्य की किरण भी पड़ जाए ना दोस्तों, तो पूरा चेहरा एकदम, चाहे गोरा चिट्टा इंसान हो, चेहरा पूरा काला हो जाएगा। जैसे आदमी जल जाता है और फिर फफोले हो जाते हैं, ऐसे चेहरे पे फफोले हो जाते हैं। या जैसे दाद हो जाता है फिर उसमें ऐसे 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 दाने दाने हो जाते हैं, इस टाइप से पूरे चेहरे पे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसे लोगों को हमेशा धूप हो चाहे छाँव हो, बहुत ही केयरफुल्ली हमेशा अपना चेहरा ढक के रहना पड़ता है गाइज। अब वो एक लड़की कमाने वाली धूप में नहीं जाएगी भाई, तो भाई धूप ड्यूटी जाना है, ऊपर वाले ने उसको गवर्नमेंट जॉब दी है तो चलो वो उन्होंने दी, तो उसकी वजह से आज उसका घर चल रहा है। उसने अपने बहन भाई को पढ़ाया, शादी कर दी। आज उस लड़की की उम्र 30+ है, 33, 34 उस लड़की की ये एज है दोस्तों। तो उसकी मदर की एज कितनी होगी आप सोच लो। उसकी मदर भी 60 क्रॉस तो कर ही गई होंगी ना दोस्तों। 2 बहन भाइयों को तो पढ़ा लिखा के उसने शादी कर दी, बची एक बहन जो उसको भी ये SLE डिजीज है, ये बीमारी है, जिसकी वजह से उसकी छोटी बहन के सिर के पूरे बाल जा चुके हैं, वो बिल्कुल गंजी हो चुकी है। और गाइज सोचो, वो परिवार उस बीमारी से जूझ रहा है, प्लस घर में एक कमाने वाला कैंडिडेट है और उसकी इतनी तबीयत खराब है। पहले तो ये बीमारी, दूसरा दोस्तों उस लड़की के फादर एक्सपायर हुए तो उसे रूम चेंज करना था। तो उसने अपने साथ वाली गर्ल्स को बोला कि मुझे रूम चेंज करना है तो कोई मुझे रूम दिलवा दो। तो भाई किसी साथ वाले ने किसी लड़के के नंबर दे दिए कि आप इनसे बात कर लो, ये आपको रूम दिलवा देंगे। तो ऐसे उसने उस लड़की ने उस लड़के को फ़ोन किया कि भैया मेरे को ऐसे रूम चाहिए, आपके नंबर दिए हैं। तो उस लड़के ने बोला आप 1-2 दिन रुको, मैं आपको रूम बता देता हूँ। उसके बाद दोस्तों उस लड़के ने उसको रूम दिलवा दिया। वो अपनी फैमिली के साथ उस रूम में जो उसने पोर्शन लिया उसमें, वो किराए के मकान में वो शिफ्ट हो गई। नंबर तो उस लड़के के पास, भाई कॉल किया तो चले ही गए। लड़का हेलो हाय क्या कर रहे हो फलाना ढिमका, जो भी व्हाट्सएप पे बात होती है, उसने उस लड़की को बोला मेरे को तुमसे प्यार हो गया, मुझे आपके साथ ही रहना है, आपके साथ ही ज़िंदगी काटनी है। तो उस लड़की ने उसको क्लियर बोला मेरे फादर नहीं है और मेरे को ये बीमारी है, मेरी छोटी बहन को ये बीमारी है, मेरी मदर की एज हो चुकी है और वो भी तबीयत ठीक नहीं रहती है पापा के जाने के बाद। पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, अगर आप मेरे से शादी करो तो मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ूंगी, नहीं तो मैं नहीं बढ़ूंगी। पहले आप मुझे अपने मम्मी या पापा से बात करवाओ। उस लड़के ने उस लड़की की बात अपने मम्मी से करवाई तो वो लड़की ऐसी कैटेगरी में आता है, लड़का जनरल कैटेगरी में आता है दोस्तों। तो उस लड़के की मम्मी ने मना कर दिया कि भाई हम अदर कास्ट शादी नहीं करेंगे। तो उस लड़की ने उस लड़के से बात करना बंद कर दिया, बोला कि आप अगर शादी नहीं कर सकते तो मैं ऐसे कोई रिश्ता मैं नहीं रखना चाहती। तो गाइज फिर उसके बाद 2 साल तक उन दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई। फिर 2 साल बाद वो लड़का, उसी ने भाई रूम दिलाया था,
रूम दिलाया। तो भाई व्हाट्सएप पे और जो पहले बातें हुई उस चीज़ से उस लड़के को पता था वो लड़की कहाँ जॉब करती है। फिर वो धीरे धीरे वो लड़का उसके आगे पीछे जाने लगा, डोलने लगा, जो भी करने लगा। मतलब कुल मिला के उसको इम्प्रेस करना या पटाना, आप कुछ भी सोच लो। उस लड़के ने बोला कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे आपके साथ ज़िंदगी काटनी है, आपको भरोसा नहीं है तो मैं आपके साथ अभी की अभी शादी करता हूँ। तो लड़की ने अपने घर वालों को बताया। तो लड़की की मदर, उसके घर वाले जाके मंदिर में गए भाई। लड़के ने सिंदूर भरा, मंगलसूत्र पहनाया गले में और शादी हो गई। उस लड़की ने उस लड़के के ऊपर विश्वास कर लिया कि हाँ, इसने मुझसे शादी कर ली, अब मैं इसकी पत्नी हूँ, ये मेरा पति है, मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। और जब उसने बोला, लड़की की मम्मी ने, लड़की ने बोला कि आप अपने घर वालों को ये बात बताओ, नहीं तो मेरी बात करवा दो, मैं उनको बोल देती हूँ। तो उस लड़के ने बोला, आपको पहले ही मेरी मम्मी ने बोल दिया कि हम लोग अदर कास्ट शादी नहीं करेंगे, जिसमें तो हम जनरल कैटेगरी में हैं, तो भाई हम एससी में तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो गाइज उस लड़के ने बोला, कोई बात नहीं, मैं तो हूँ तुम्हारे पास, और मैं धीरे धीरे अपने माँ बाप को मैं मना लूँगा। गाइज ऐसे करके 6 साल वो लड़का उसके साथ, एक वो लोग पति पत्नी की तरह रहे, वो लड़की एक पत्नी की तरह उसके साथ रही। वो लड़का ने इंजीनियरिंग की हुई थी बट बेरोजगार था, उसके पास जॉब नहीं थी, सारे दिन घर बैठा रहता था। वो लड़की एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसने उसको खिलाया पिलाया रखा, उसके सारे खर्चे झेले, सब कुछ किया। दोस्तों 6 साल वो साथ रहा, 6 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। अब भाई शादी की, मंदिर में की, कहीं भी की, उस लड़की ने तो विश्वास और भरोसा करके उससे शादी कर ली। लेकिन उस लड़की को नहीं पता था कि जो ये आज मांग भरी जा रही है और ये मंगलसूत्र पहनाया जा रहा है, तो ये सिर्फ आपका फ़ायदा उठाने के लिए किया जा रहा है ये नाटक। क्योंकि मंदिर की शादी तो भाई वैलिड ही नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। अब दोस्तों उसके बाद उस लड़के ने मार्च 2022 4 मार्च 2022 को उस लड़के की शादी थी। वो लड़का 2 तारीख की सुबह तक उस लड़की के साथ था और 2 तारीख की सुबह वो उसको ये बोल के गया कि मेरे घर में मेरे बहन की शादी है, मैं उसमें जा रहा हूँ। जबकि दोस्तों उसकी खुद की शादी थी। और सोचो 4 मार्च की शादी है, लड़का 2 मार्च की सुबह जा रहा है, तो लड़की के मन में डाउट आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि अपन शादी करते हैं तो भाई 10 दिन पहले से ही घर में आज बान बैठेगा, आज ये होगा, आज वो होगा, मतलब बहुत सी प्रक्रिया होती हैं भाई, शादी के अपने रीति रिवाज होते हैं। उस लड़की के माइंड में ये चीज़, उस लड़की के क्या, कोई भी होता किसी के माइंड में भी नहीं आती। और 2 मार्च को घर जाने के बाद भी उसने उस लड़की से कंटिन्यूस बात की है। एवं जब भाई वो दूल्हा बन के घोड़ी पे बैठा था तब भी फ़ोन पे बात कर रहा था। तो उस लड़की को आवाज़ आई तो उसने बोला मेरी बहन की बारात आई है, चलो ठीक है मैं बाद में बात करता हूँ। ऐसे करके उस लड़की ने भी सोचा कि हाँ भाई बहन की शादी है तो बिजी है, जबकि उस लड़की को ये नहीं पता था कि इसी की शादी है। दोस्तों शादी करके आ गया, फिर उसके साथ रहने लग गया। उसके साथ रहते 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 अभी 1 महीने पहले उस लड़की को पता नहीं कैसे किसने बताया कि इसकी शादी हो गई है। तो जैसे ही उस लड़की ने उस लड़के से पूछा कि तुमने शादी कर ली है, तो उस लड़के ने बोला कि हाँ मैंने कर ली है और मेरे घर वालों ने मेरे ऊपर प्रेशर डाला तो मैंने कर ली।
बट पहली बीवी तो तुम ही हो, वो तो दूसरी है। मैं तो उसको कोई प्यार व्यार करता नहीं हूँ, ना मैं उसके साथ रहता हूँ। गाइज, इसमें उस लड़के के घर वाले भी मिले हुए थे। वो लड़की गवर्नमेंट सर्वेंट थी, उससे पूरा पैसा लिया जा रहा था। उसकी उसको पैसे उसके पैसे को यूज लिया, उसके इमोशंस को यूज लिया, उसको एक पत्नी की तरह रख के उसके साथ उस प्यार का उसने खिलवाड़ बना दिया। और फिर जैसे ही उसको पता चला कि शादी हुई है, जब दोनों में झगड़ा हुआ तो वो लड़का घर छोड़ के चला गया। उसके बाद से वो लड़की फ़ोन करती रही। उस लड़के के घर वालों ने लड़के के नंबर बदल दिए। वो लड़की बार बार उसकी मम्मी को, पापा को, बहन भाई सबको फ़ोन करके बोलती रही कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, एक बार मेरी बात करवा दो, मेरी बात करवा दो। गाइज, एक औरत, उस लड़के की माँ भी एक औरत है, उसकी बहन भी एक औरत है, उसकी भाभी भी एक औरत है। और उसके लड़के के घर वालों को पता होते सोते हुए भी कि घर में बहू बैठी है और हमारा बेटा कहीं और किसी और लड़की के साथ भी रह रहा है, उसके बावजूद भी उसके घर वालों ने कोई स्टैंड नहीं लिया। क्यों? क्योंकि भाई पैसा मिल रहा था, लड़की के पैसे को यूज किया जा रहा था, उनका बेटा लड़की को यूज ले रहा था। और दोस्तों, जैसे ही वो गया, वो फ़ोन करती रही 15-20 दिन तक। फिर उसके बाद उसको पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्योंकि प्रेग्नेंट होते हैं तो वोमिट वगैरह, मॉर्निंग सिकनेस वगैरह सिम्टम्स आने लगे। उसने चेक किया तो दोस्तों पॉजिटिव था उसकी प्रेगनेंसी। वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी और वो ये बात बताने के लिए उस लड़के को वो कैसे बताए, घर वाले बात करवा नहीं रहे थे। और लड़के ने अपना नंबर बदल दिया और अपनी वाइफ के साथ भाई आराम से रह रहा। उस लड़की ने जब बहुत कोशिश कर ली और जब वो बिल्कुल टूट गई कि अब मैं क्या करूं, इस बच्चे को कौन नाम देगा, क्या होगा, मैं समाज में कैसे जीऊंगी, मैं क्या करूंगी। तो गाइज, ये सब सोचते सोचते जब उसके जो साथ वाले हैं उन्होंने बोला वो जो करके गया है, तेरे साथ धोखा करके गया है। और गाइज, जिस दिन वो लास्ट जब गया, उस दिन उसने उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती की और उसका रेप किया, जिसकी वजह से वो लड़की प्रेग्नेंट हुई। हालांकि वो पति पत्नी की तरह पहले से रह रहे थे, लेकिन जब उसको शादी का पता चला कि इसकी शादी हो गई है तो उस लड़की ने उससे दूरी बना ली। दूरी बनाने के बाद उसने उस लड़के को बोला, तेरी पत्नी है तो बस आज के बाद मुझे हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तूने जो किया है मेरी ज़िंदगी बिगाड़ दी, मेरे प्यार का, मेरी ज़िंदगी का, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, इसलिए तूने मेरे साथ ऐसा किया। और उस लड़के ने उसके साथ ज़बरदस्ती की। उस ज़बरदस्ती में भाई जो भी हुआ, कुल मिला के बात ये है, लड़की प्रेग्नेंट हो गई। लड़की प्रेग्नेंट हुई तो गाइज उसने अपने दोस्तों को बताया, जाके फिर उसने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद उसकी माँ ने बोला था जो कि हम तो जर्नल में हैं, हम ऐसी वाली लड़की से शादी नहीं करेंगे। तो SC ST का केस ठोका, साथ में रेप का केस ठोका। दोस्तों, ये केस लगाने के बावजूद भी रेप केस में तुरंत पुलिस अरेस्ट करती है, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। FIR दर्ज की गई लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। और 1 महीने तक पुलिस उस लड़की को ये बोलती रही कि आज उसके घर में ये मर गया है तो वो उसका 12वां ख़त्म हो जाए हम उसके बाद अरेस्ट करेंगे, आज उसके घर में ये काम है
हम ये काम हो जाए हम उसके बाद अरेस्ट करेंगे। ऐसे करते करते दोस्तों पुलिस ने पूरा 1 महीना निकाल दिया। पुलिस की कितनी बड़ी लापरवाही है, कितनी बड़ी लापरवाही है, आप सोचो। जबकि रेप केस में तुरंत लड़के को अरेस्ट करना चाहिए था। वो जो किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करके इतनी घिनौनी हरकत करके गया है, और आप उसको डिफाइन कर रहे हो कि इसके घर में कोई मर गया है, आज इसके घर में ये फंक्शन है, आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है, तो हम इसलिए इसको अरेस्ट हम नहीं कर रहे हैं। और फिर पुलिस ने और लड़के के घर वालों ने उस लड़की पे दबाव डाला कि तेरे आगे पीछे कोई नहीं है, तू अकेली थक जाएगी इस केस को लड़ते लड़ते, तो इसलिए पैसे ले दे के तू इस केस का सेटलमेंट कर ले। उस लड़के को उस लड़की को 1 महीने तक टॉर्चर किया। सबने मिलके उसको जान से मारने की धमकी दी। उस लड़के ने, उसके परिवार ने उस लड़की को जान से मारने की धमकी दी, और अभी भी उस लड़की की जान खतरे में है। और जब लड़की ने ये बात बोली, 1 महीना हो गया उसे झेलते झेलते, जब उसने पुलिस को फिर एंड में बोला कि ऐसी बात है, उस पैसे से मेरी इज्जत वापस आ जाए तो मुझे बता दो, मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए, मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मैं कमा के खा लूँगी, मैं कम खा लूँगी, लेकिन मेरे को अपनी इज्जत गवा के वो पैसा नहीं चाहिए। उस लड़की ने जब ये बोला तब जाके 1 महीने बाद उस लड़के को अरेस्ट किया। उस लड़के को परसों अरेस्ट किया, और अरेस्ट करने के बाद भाई सेशन कोर्ट में उसने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी डाली, लेकिन आज सेशन कोर्ट से उसकी अर्जी खारिज कर दी गई और उसको बेल नहीं मिली है। और गाइज वो लड़की डिप्रेशन, स्ट्रेस प्लस ये SLE जो बीमारी है उसकी वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से वो लड़की का मिसकैरेज हो गया, गर्भपात हो गया। आज वो लड़की इतने दर्द में है, उसको कंटिन्यूस इतनी तेज ब्लीडिंग हो रही है, उसके पेट में दर्द हो रहा है, पुलिस उससे कोर्ट के चक्कर लगवाए जा रही है, थाने के चक्कर लगवा रही है। वो बीमार है तो वो हॉस्पिटल में हमारे पास आ रही है, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, वो अपना इलाज नहीं करवा पा रही है। उसका मिसकैरेज हो चुका है, उसको इतनी हैवी ब्लीडिंग हो रही है, दूसरा उसके साथ उसकी इतनी बड़ी बीमारी है, उसके बावजूद भी दोस्तों मैंने खुद आज पुलिस से बात की और मैंने उनसे बोला कि भाई इस लड़की ये प्रेग्नेंट थी, उसकी ये सोनोग्राफी है, इसका मिसकैरेज हो गया है, उसकी ये सोनोग्राफी है। उसके बावजूद भी पुलिस ने मुझे भी ये बोला कि हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि फलाने हॉस्पिटल में जाके मेडिकल कराना है। तो दोस्तों जहाँ पे भी जिस संस्था का उस पुलिस वाले ने नाम लिया, उस संस्था में वो लड़की नौकरी करती है, तो सोचो कि वहाँ पे वो ये सब चीज़ करेगी तो वो आगे अपनी पूरी नौकरी कैसे करेगी। सब लोग उसके ऊपर उंगली उठाएंगे। वैसे तो भाई जो साथ रहते हैं 2-4 जने क्लोज फ्रेंड होते हैं, उनको तो पता ही होता है भाई कि लाइफ में क्या चल रहा है इसकी में। तो दोस्तों वहाँ पे औरत ने औरत का साथ नहीं दिया, छोड़ दिया, बोल दिया आज के बाद हमसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। ये गर्ल्स ऐसा एक औरतों के साथ ऐसा कर रही है कि हमसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं भाई, मत करो बात, तुम्हारे बात ना करने से वो मर तो जाएगी नहीं। गाइज अब उसकी इतनी तबीयत ख़राब है, मैंने पुलिस से रिक्वेस्ट की है कि भाई वो जो संस्थान आपने जो हॉस्पिटल बताया है वहाँ पे वो मेडिकल नहीं करा सकती, क्योंकि वो वहाँ पे ही पोस्टेड है। और अगर हाई कोर्ट से ऑर्डर आए हैं तो आप पहले वहाँ पे जाके बात करिए कि पूरी गोपनीयता के साथ उसका मेडिकल कराया जाए।
उसका जो मिसकैरेज हुआ है उसका अबॉर्शन कराया जाए और साथ में ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। तो पुलिस वालों ने मुझे आंसर दिया कि मैडम ऐसी बात है, हम उस डॉक्टर से ये चीज़ नहीं लिखवा सकते कि आप इस चीज़ की गोपनीयता को बनाए रखें। जब एक पुलिस वाला हमें बोल रहा है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं, आपको वहीं पे जाके ट्रीटमेंट करवाना है, तो क्यों हाई कोर्ट के ऑर्डर से वो डॉक्टर पाबंद नहीं होना चाहिए कि किसी लड़की का इतना सेंसिटिव मैटर है तो उसकी वो चीज़ कह रही है कि ये चीज़ रिवील नहीं होनी चाहिए तो नहीं होनी चाहिए। ये तो कोर्ट के आदेश हैं। अब इसमें ये क्या बात हुई कि पुलिस ये बोल रही है कि भाई हम क्या मतलब उनसे स्टाम्प पेपर पे लिखवा के लेके आए कि भाई आप ये बात नहीं बताओगे, जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि वहाँ पे मेडिकल करवाना है। और वैसे भी दोस्तों कोई ऐसा रूल नहीं है, उस लड़की को अगर प्रॉब्लम हुई तो भाई वो किसी भी सरकारी क्या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट वो ले सकती है। लेकिन उन पुलिस वालों की वजह से वो लड़की ट्रीटमेंट नहीं ले पा रही है, उसके पेट में दर्द है, कंटिन्यूस उसको ब्लीडिंग हो रही है और उसको इस थाने से उस थाने में, कभी कोर्ट में, कभी इधर कभी उधर, कभी वो बेचारी हॉस्पिटल भाग रही है। वो लड़की इतनी दर्द में है, इतनी पेन में है और पुलिस उसका साथ नहीं दे रही है। दोस्तों पुलिस साथ नहीं दे रही है। सोचो, पुलिस को शर्म नहीं आ रही है कि उन्होंने पहले 1 महीना उस लड़के को अरेस्ट करने में लगा दिया कि और आर्ग्यूमेंट्स भी ये दिए गए कि उसके घर में कोई मर गया, आज उसके घर में फंक्शन है, आज उसके घर में ये हो गया। कभी देखा है आप लोगों ने कि धारा मतलब रेप केस की धारा लगी हो और उसमें आरोपी को 1 महीने बाद अरेस्ट किया जाएगा? तो जब उसने रेप किया है और उस लड़की ने कंप्लेन दर्ज कराई है, जैसे ही उसको ये सब मतलब उसके साथ उसने गलत किया और फिर उसके बाद उसने रिपोर्ट दर्ज कराई है, फिर उसके बाद उस लड़की की सुनवाई नहीं की गई और 1 महीने का गैप दे दिया गया, तो मेडिकल में फिर क्या खाक आएगा? लड़की का सैंपल लिया जाए या लड़के का लिया जाए सीमन का सैंपल, तो उसमें क्या आएगा दोस्तों? वैसे तो जहाँ तक है अगर 15 दिन तक का होगा तो ज़रूर आएगा उसमें, बट वो रिपोर्ट तो भाई जज के सामने ही जाएगी। हमें तो वो नहीं बताएंगे, ना ही तो उस विक्टिम को बताएंगे, ना उसके साथ वाले को बताएंगे, किसी को नहीं बताएंगे। दोस्तों वो मेरी ना कोई रिश्तेदार है ना वो कोई और कुछ है, वो सिर्फ मेरे पास आई, उसने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई है। तो गाइज मेरे से जितना होगा उतनी मैं उस लड़की की हेल्प करूँगी। वो इतनी प्रॉब्लम में है, वकील उसको लूट रहा है, हर पेशी पे उस पे 20,000 रुपये उस लड़की से लिए जा रहे हैं। पूरे घर में एक कमाने वाली लड़की और फिर हर एक पेशी पे उससे 20,000 रुपये वकील ले रहा है, 20,000 रुपये। अभी तक 1 महीने के अंदर अंदर दोस्तों उस लड़की से 45,000 रुपये ले लिए और उस वकील ने आज फिर फ़ोन करके बोला कि आप 20,000 रुपये डालो। उस लड़की के पास 20,000 रुपये हैं भी नहीं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, पैसा तो कहीं से भी अरेंजमेंट करके बंदा दे देगा, हम दे देंगे, साथ वाले दे देंगे, हम कंट्रीब्यूट करके दे देंगे, नहीं तो भाई मैं ऐसे ही दे दूंगी उसको। बट सबसे बड़ी बात ये है कि उसका मिसकैरेज हो चुका है। गर्ल्स आपको तो पता होगा और जो महिलाएं मैरिड हैं उनको तो ख़ास तौर पे पता है कि मिसकैरेज होता है तो उस टाइम पे कितना पेट में दर्द होता है और कितनी हैवी ब्लीडिंग होती है और दोस्तों अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। और उस हैवी ब्लीडिंग की वजह से प्लस उसको जो वो इतना पुलिस वाले जो इतना चक्कर कटवा रहे हैं, इतने जो चक्कर कटवा रहे हैं ना दोस्तों, उससे उसकी इम्यूनिटी पावर डाउन होगी, ब्लीडिंग उसको हो रही है और उसकी जान पे खतरा बन रहा है और उस लड़की की उस चीज़ में जान भी जा सकती है।
दोस्तों उसने मुझे रोते हुए बोला आज कि दीदी आपने मेरा साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप मुझे जानते भी नहीं थे, फिर भी आपने मुझे साथ दिया। अगर मुझे कुछ हो जाए तो उस पुलिस वाले को, जिसका उसने नाम लिया, जो पुलिस वाला उसके चक्कर कटवा रहा है, उसने उसका नाम लिया, कि उस पुलिस वाले को और उस लड़के को दीदी आप छोड़ना मत प्लीज़, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। दोस्तों उसने मेरे पैर तक पकड़ लिए, बोले कि दीदी आपने मेरी प्रॉब्लम समझी, तो मैंने उसको आश्वासन दिया है मैं तुम्हारे साथ हर जगह खड़ी मिलूँगी, आप चिंता मत करो। मैं उसके साथ कल थाने भी जाऊंगी, मैं उसके साथ कोर्ट में भी जाऊंगी, मैं वहाँ पे जाके उसके वकील से भी बात करूंगी, मैं जज से भी बात करूंगी। और उस लड़के को किसी भी हालत में बेल नहीं मिलनी चाहिए। जो वो लोग ट्राई कर रहे हैं, सेशन कोर्ट ने आज उसकी बेल खारिज कर दी है, बट अब मामला हाई कोर्ट में गया है। हाई कोर्ट से उसको बेल मिलती है या नहीं मिलती है, ये आगे अब देखेंगे हम लोग। बट दोस्तों उसको बेल नहीं मिलनी चाहिए। आप लोग प्लीज़, ये केस मैं इतना ज़रूर बता सकती हूँ, ये केस जयपुर का केस है, राजस्थान में जयपुर का केस है। और मैं कोई चीज़ आपको मैं बता नहीं सकती कि लड़की कौन है, लड़का कौन है, वो क्या जॉब करती है, किस डिपार्टमेंट से है, कहाँ काम करती है। मैं वो सब चीज़ें आपको मैं रिवील नहीं कर सकती, क्योंकि उस लड़की की भी इज्जत है। बट दोस्तों मेरा सिर्फ आपसे ये पूरी बात बताने का बस एक ही रीज़न है कि उस लड़की को इंसाफ मिले। ऐसे ही उस लड़के को बेल नहीं मिल जाए कि कोई भी लड़का किसी भी लड़की का ऐसे फ़ायदा उठा के उसको छोड़ दे, और फिर उसके बाद पुलिस कोई 1 महीने तक एक्शन नहीं ले, उसको अरेस्ट नहीं करे, दबाव बनाए उसके साथ कि भाई तेरे पीछे कोई भी नहीं है, तू इस केस को नहीं झेल सकती, ये इतना बड़ा केस है, तू पैसे लेके सेटलमेंट कर ले। तो दोस्तों जिन लोगों के पीछे कोई नहीं है, तो उसके साथ आज मैं खड़ी हुई हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सब लोग भी मेरे साथ खड़े होइए, और जो भी स्पेशली अगर जयपुर से हैं और मेरा ये वीडियो देखें, तो प्लीज़ मेरे से कांटेक्ट करें, मेरा साथ दें और उस लड़की को न्याय दिलाएं। दोस्तों मेरा बस यही कहना है, और ये चीज़ मैंने आज अपनी आँखों से देखी है, और मैं अपनी आँखों से देख के, और मेरा दिमाग और मेरा, मैं बता भी नहीं सकती गाइज कि मैं अंदर से मेरे को क्या फील हो रहा है। मेरा मन ऐसे कर रहा है कि वो लड़का मेरे सामने आ जाए तो मतलब साले को मैं पकड़ पकड़ के मारूं, जिंदा जला डालूं, पता नहीं क्या कर दूं मतलब। और सबसे बड़ी बात, जो पुलिस उस लड़की को टॉर्चर कर रही है, पहले तो अरेस्ट नहीं किया उस चीज़ पे, फिर प्रेशर डाला गया तुम्हारे पीछे कोई नहीं है। तो मैं उन पुलिस वालों से भी कहना चाहूँगी, और साथ में उस लड़के के घर वालों से भी कहना चाहूँगी, मेरा नाम प्रियंका शर्मा है, मैं आपको मेरा नाम बता रही हूँ। और मैं उस लड़की के साथ जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा, मैं उसके साथ खड़ी रहूँगी। और जो भी पुलिस इंस्पेक्टर इस केस को हैंडल कर रहे हैं, और जो आपने लापरवाही बरती है, उस लापरवाही की वजह से अगर उस लड़की की जान को खतरा होता है, और मैंने ये चीज़ आज की डेट में उस पुलिस ऑफिसर को मैंने रिटर्न में भी ये चीज़ दी है, और मैंने उसको फ़ोन करके भी ये सब बातें बताई हैं। अगर उसके बाद भी पुलिस ने ना तो पहले एक्शन लिया और अभी भी कोई एक्शन नहीं लेते हैं, और इन सब चीज़ों की चलने की वजह से सबसे बड़ी उसकी प्रॉब्लम है वो SLE बीमारी, उस बीमारी प्लस ये मिसकैरेज, इन दोनों की वजह से अगर उस लड़की की जान पे आई या उसको कुछ हो गया, तो ये पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा, जहाँ पे उस लड़की ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। क्योंकि वो आज
दोस्तों मैं उसके साथ थाने गई हूँ। वो थाने में बिलक बिलक करके रोती रही कि सर प्लीज मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे को दर्द हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं वहाँ से करवाओ, तो आप मेरे साथ चलो। पूरी गोपनीयता के साथ कि ये बात सामने हॉस्पिटल में किसी के सामने नहीं आए, किसी भी हॉस्पिटल में मेरा कराओ, बट ये बात किसी भी हॉस्पिटल में सामने नहीं आनी चाहिए कि मेरा इस हॉस्पिटल में कुछ भी जो भी हुआ है वो हुआ है। लेकिन दोस्तों पुलिस साथ नहीं दे रही है। वो लड़की बिलक बिलक के वहाँ पुलिस स्टेशन के पास वो रोती रही एंड में वो रोती रोती वो घर ही चली गई। और उसने उसको जो मैंने दवाइयाँ बताई वो दवाइयाँ वो ले रही है। पर आप सोचो एक एक औरत पे। गर्ल्स अगर सुन रहे हो ना तो प्लीज़ मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि प्लीज़ आवाज़ उठाओ, आवाज़ उठाओ। आज उस लड़की के पीछे कोई नहीं है क्योंकि उसके फादर नहीं है, भाई है वो छोटा है, मदर है वो बहुत ज़्यादा बीमार है, एजेड है। और एक लड़की, और वो भी एक ऐसी बीमारी से ग्रसित जिसका भाई इलाज अगर वो एक दिन टैबलेट लेना भूल जाएगी, इतना डिप्रेशन में जाएगी, इतना स्ट्रेस में जाएगी, इतनी हैवी ब्लीडिंग उसको हो रही है, इन सब में वो जाएगी, उसकी जान चली जाएगी और अपन सब देखते रह जाएंगे। और मैं तो खास तौर पे बोल रही हूँ मेरे सामने ये चीज़ घट रही है, तो अगर ऐसा उस लड़की के साथ होता है तो मैं तो गिल्टी के मारे ही मर जाऊंगी कि भाई मेरे को पता होते सोते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पाई। पर दोस्तों मेरे अकेले के एफर्ट लगाने से कुछ नहीं होगा। प्लीज़ ये एक सोशल मीडिया ऐसा माध्यम है जिस माध्यम के सहारे आप उस लड़की को सपोर्ट कर सकते हो, उसका बिना नाम लिए, बिना उसकी आइडेंटिटी को रिवील किए हुए आप उसको सपोर्ट कर सकते हो। तो प्लीज़ मेरे साथ अगर जयपुर के जो भी रहने वाले हैं या जयपुर के आसपास जितने भी लोग मेरा वीडियो देखें, प्लीज़ मेरे को कमेंट्स करें, मेरे से बात करें और मेरा साथ दें। और जो पुलिस बार बार बोल रही है कि तेरे पीछे कोई नहीं है, कोई नहीं है, तो भाई जिसके पीछे कोई नहीं है तो सबसे पहले तो ऊपर वाला तो है ही है और इंसानियत अभी भी बची है। गाइज मैं वो तो खैर अकेली है ही, उसके साथ मैं खड़ी हुई हूँ। मैं चाहती हूँ आप लोग जो मेरी यूट्यूब फैमिली में हो और उसके अलावा जो मेरा वीडियो देखे, आप सब लोग मुझे कमेंट करिए। और प्लीज़ अगर आप जयपुर से हो तो मेरा साथ दीजिए और मेरे साथ वहाँ पे पुलिस स्टेशन चलिए और वहाँ पे धरना प्रदर्शन कीजिए और उस लड़की को न्याय दिलवाइए। प्लीज़ गाइस मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो भी ये वीडियो देखे मुझे कमेंट करे, मेरे से बात करे और उस लड़की का सपोर्ट करें और अपनी एक बेटी को न्याय दिलाएं। चाहे आप उसको बेटी समझो, चाहे आप उसको बहन समझो, आप कुछ भी समझो, उसके साथ बहुत गलत हुआ है। और वो बहुत ही एक ऐसी लड़की है जिसको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, वकील लूट रहा है, पुलिस वाले अपनी चला रहे हैं और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों उसकी बीमारी ये कितनी भयंकर है जिसकी वजह से उसकी जान चली जाएगी। और वो मुझे आज रो के ऐसे बोली कि दीदी ऐसा कुछ हो जाए तो मुझे नहीं पता मेरे घर वालों का क्या होगा, बट इस पुलिस ऑफिसर को और उस लड़के को आप छोड़ना मत। तो दोस्तों ये काम मैं आप सब लोग दुआ करो कि वो लड़की सही सलामत रहे और वो ठीक हो जाए और वो इस चीज़ को फेस कर पाए और वो लड़ पाए अपने लिए। तो गाइज उसके लिए गॉड से प्रे करो, क्योंकि दुआ करोगे तो ज़रूर भगवान ऊपर वाला आपकी भी सुनेगा, मेरी भी सुनेगा, उसकी भी सुनेगा। बट आप लोग मेरे साथ आओ। और बस मैं यही बोलना चाहूँगी, मैं औरतों से बोल रही हूँ ख़ास तौर पे, और भाई लड़के भी अगर सुन रहे हैं आप लोग भी साथ आओ और प्लीज़ उस लड़की की हेल्प करो और मेरे साथ खड़े हो। एक अकेला आदमी बोलेगा और एक 10 लोग मिलके कोई बात बोलेंगे
तो उस चीज़ से पुलिस के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो वो एक्शन लेगी और आगे की कार्रवाई अच्छे ढंग से सही तरीके से होगी। कोर्ट पे भी प्रेशर बनेगा, पुलिस पे भी बनेगा। जो पुलिस प्रशासन ने जो ढिलाई दी है उसकी वजह से, और अगर उस लड़के ने उस लड़की को जान से मारने की धमकी दी है, उसके घर वालों ने जान से मारने की धमकी दी है, उस लड़की का रोज कोई ना कोई पीछा कर रहा है। अगर इस पुलिस की लापरवाही की वजह से, अगर मेडिकल की वजह से उसकी जान जाती है तो भी पुलिस जिम्मेदार है, और अगर वैसे उसको कोई हार्म करता है तो भी जिम्मेदार है। और वैसे तो जहाँ तक है रेप केस में बेल मिलती नहीं है गाइज। अगर बेल मिल भी गई ना तो वो लड़का बाहर आते ही वो उस लड़की के को हार्म करने की 101% कोशिश करेगा, उसको मारने की कोशिश करेगा। इसीलिए इतना सेंसिटिव टॉपिक है और ये बात मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मैं आपको सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है, बट मैं नाम पता ये सब मैं आप लोगों को मैं नहीं बता सकती हूँ। प्लीज़ गाइज मुझे कमेंट करो, मेरे साथ आओ। जयपुर से हो तो ख़ास तौर पे आओ, जयपुर से अपने राजस्थान के भी हो तो भी आप साथ आओ और उस लड़की का साथ दो और उस बच्ची को न्याय दिलवाओ। और ख़ास तौर पे ये मैसेज मैं अशोक गहलोत को भी देना चाहूँगी, जो हमारे यहाँ के सीएम हैं, कि आपके राज्य में क्या हो रहा है, आपकी पुलिस क्या कर रही है। एक लड़की के साथ यहाँ पे इतना हो रहा है और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। रेप जैसे सेंसिटिव टॉपिक में भी तो मुख्यमंत्री साहब आपको भी जवाब देना पड़ेगा अगर उस लड़की को कुछ होगा तो। और ये सब चीज़ें मेरी आंखों के सामने हो रही हैं, मैं उसकी आई विटनेस हूँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। दोस्तों प्लीज़ आप मेरा साथ दो, सामने आओ, कमेंट करना और मेरे साथ आओ और पुलिस पे प्रेशर बनवाओ। पुलिस के ऊपर प्रेशर डालेंगे तभी उस लड़की को न्याय मिलेगा, नहीं तो उस लड़की को न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि वो लड़की 1-1.5 महीने से धक्के खा रही है, इतनी परेशान है, इतनी बीमार है, उसी की वजह से उसका आज बच्चे का मिसकैरेज हो गया है। और मैं तो कहती हूँ हो गया तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसा लड़का जो छोड़ के चला गया, कल को वो बच्चा हो भी जाएगा तो उसको बाप का नाम कौन देगा? कौन देगा बाप का नाम? कोई भी नहीं देगा। कोर्ट ने भी ऑर्डर दिए, अगर अगर प्रेगनेंसी ज़्यादा दिन की होती तो गाइज कोर्ट कभी भी अबॉर्शन के ऑर्डर नहीं देती, क्योंकि उसे फिर उस कंडीशन में उसको उस बच्चे को जन्म देना ही पड़ता। वो बच्चा इस दुनिया में आ जाता तो वो ज़िंदगी भर अपनी माँ को कोसेगा कि भाई मैं किसका हूँ, क्योंकि समाज नहीं जीने देगा। पर बच्चा कुछ ही दिन का था, 1 मंथ की प्रेगनेंसी थी, तो इसलिए कोर्ट ने बाकायदा हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं अबॉर्शन के, बट वो करवाती उससे पहले ही उसका मिसकैरेज हो चुका है। तो गाइज मैंने इतना लंबा वीडियो बनाया है, पता नहीं आप सुनोगे या नहीं सुनोगे, मुझे इस चीज़ का नहीं पता है। बट अगर एक बंदा देखे, 2 बंदा देखे, 3 बंदा देखे, कोई भी देखे, प्लीज़ कमेंट करें और मेरे साथ आएँ और उस बच्ची को न्याय दिलाएं। बस मेरी हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है। और दूसरी गॉड से प्रे करें कि वो सही सलामत रहे, किसी भी बीमारी की वजह से उस बच्ची की जान पे नहीं बनाए, कि वो हमें कुछ गलत सुनने को मिले। तो प्लीज़ वो गलत हो उससे पहले अपन सब मिलके उस चीज़ को सही कर सकते हैं। एकता में बहुत दम होता है गाइज। मेरे आँखों के सामने ये चीज़ हो रही है, बट मैं अकेले जितना मेरे से हो रहा है मैं कर पा रही हूँ। मुझे आप लोगों की आज सपोर्ट की ज़रूरत है गाइज। अगर थोड़ी सी भी इंसानियत बची हो तो प्लीज़ आप लोग मेरा साथ दो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय। प्लीज़ साथ देना और उस बच्ची को न्याय दिलाना। बस मेरी आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा है। आई कांट टॉलरेट। बाय दोस्तों।